गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 9 अगस्त 2020 है, संडे का दिन है। और संडे के दिन बेसिकली हम इस बात पे फोकस करते हैं कि दैनिक जागरण को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे यूपीएससी के लिए पढ़ना चाहिए, कैसे स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ना चाहिए, कैसे वनडे एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए, किस तरह से हम इसे प्रीलिम्स के लिए पढ़ें, मेंस के लिए पढ़ें या इंटरव्यू के लिए पढ़ें। तो डिटेल से हम इस बात पे आज डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सुझाव देना है, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। तो आज का क्वेश्चन देखो, आज मुझे फिर आपके साथ एनजीटी के बारे में डिटेल से डिस्कस करना है। एनजीटी पे मैं चर्चा करूँगा। तो क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है कि एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में कौन सा अधिनियम नहीं आता। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि किस एक्ट के तहत एनजीटी एक्शन नहीं लेता। ऑप्शन ए है वन संरक्षण अधिनियम 1980, ऑप्शन बी है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, ऑप्शन सी है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, या ऑप्शन डी है जैव विविधता अधिनियम 2002, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। देखो, फर्स्ट पेज पे जो चीन के साथ लगातार डिस्प्यूट में है, चीन के साथ लगातार चर्चा चल रही है। तो ऐसे कंडीशन में चीन हो गया और नेपाल हो गया, दो देश के साथ इंडिया की लगातार डिस्प्यूट हो रही है। तो इन दोनों के बारे में आपको सबसे पहले ऐतिहासिक संबंध जानना है कि दोनों के बीच में क्या ऐतिहासिक संबंध है। भारत और चीन के साथ क्या ऐतिहासिक संबंध है, भारत और नेपाल के साथ क्या ऐतिहासिक संबंध है। दूसरी बात क्या है कि दोनों के बीच में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है। इंडिया और नेपाल के रिलेशन में क्या सकारात्मक संदर्भ है, इंडिया और चीन के रिलेशन में क्या सकारात्मक संदर्भ है, दोनों के बीच में विवाद क्या क्या है, इंडिया और चीन के बीच में क्या क्या विवाद के पक्ष हैं, और इंडिया और नेपाल के बीच में क्या क्या विवाद के पक्ष हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। पंचशील सिद्धांत 1954 में साइन हुआ था भारत और चीन के बारे में, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। भारत चीन और भारत नेपाल को लेकर के लगातार चर्चा में हो रहा है, प्रत्येक दिन इस पे पेपर में चर्चा होती है। तो इस टॉपिक को आप इस रूप में देख सकते हैं। देखो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान की धमकी पे सऊदी अरब सख्त, तेल की आपूर्ति जो है बंद की। हुआ क्या था, पहले न्यूज़ सुन लो। 5 अगस्त को हमें पता है कि कश्मीर का में आर्टिकल 370 का एबॉलिश हुआ था 5 अगस्त 2019 को। तो एक वर्ष जब पूरा हुआ, यानी 5 अगस्त 2020 जब हुआ, तो उस समय में पाकिस्तान के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि ओआईसी के जो देश हैं वो कश्मीर के खिलाफ सख्त एक्शन ले, कश्मीर के मैटर में भारत के खिलाफ सख्त एक्शन ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो ओआईसी का एकमात्र न्यूक्लियर स्टेट है वो है पाकिस्तान। ओआईसी में 57 देश हैं और 57 देश में एकमात्र देश जो न्यूक्लियर स्टेट है वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का कहना था कि अगर ओआईसी में भारत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है ओआईसी के देशों के द्वारा कश्मीर मुद्दे पर, तो वैसे कंडीशन में पाकिस्तान जो है न सिर्फ ओआईसी से बायकॉट करेगा बल्कि पाकिस्तान एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट कर देगा। पाकिस्तान जो है ओआईसी जैसे एक संगठन की स्थापना कर देगा। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री का कहना था। और इसके जवाब में ओआईसी के जो मेजर कंट्री हैं, जो सऊदी अरब हैं, उन्होंने एक्शन लिया है और उन्होंने जो तेल आपूर्ति थी, तेल आपूर्ति बंद कर दिया। यहाँ पे उसके बारे में चर्चा है। देखो, 2018 में जब पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही खराब थी, वैसे कंडीशन में सऊदी अरब ने 6.2 अरब डॉलर की जो है कर्ज पाकिस्तान को दिया। इसमें जो है 3.2 अरब डॉलर का तेल कर्ज था, यानी तेल आप मंगा सकते हैं, पैसा आप बाद में दे देना। 6.2 अरब डॉलर में 3.2 अरब डॉलर का तेल के रूप में उधार देने का प्रावधान किया था, जिसको पाकिस्तान के वर्तमान स्टेटमेंट के माध्यम से
सऊदी अरब खपा हुआ और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल आपूर्ति बंद की है। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है आपके लिए ओआईसी के बारे में जानना। ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इस्लामिक सहयोग संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? 25 सितंबर 1969 को रबात, जो मोरक्को की राजधानी है, वहाँ पे एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन हुआ था और इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के माध्यम से ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। सबसे बड़ा यूनाइटेड नेशन है और उसके बाद ओआईसी है, जिसमें 57 कंट्री हैं। काफ़ी बड़ी इसकी संख्या है, जिसमें 40 मुस्लिम बाहुल देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सऊदी अरब की जिद्दा में जो है इसका मुख्यालय है और पाकिस्तान ओआईसी के फाउंडर मेंबर में एक है, संस्थापक सदस्य में एक है। रूस और थाईलैंड जैसे देश इसके पर्यवेक्षक के तौर पे शामिल हैं, जहाँ पे मुस्लिम आबादी नहीं है, अधिक नहीं है। लेकिन भारत जैसा देश जहाँ पे सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है इंडोनेशिया के बाद, वो इसके पर्यवेक्षक में भी शामिल नहीं है। ओआईसी में संयुक्त अरब अमीरात यूएई और सऊदी अरब ये दो प्रमुख देश हैं। दो जो है सबसे मेजर कंट्री ओआईसी में है, वो है सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। और ओआईसी के शिखर सम्मेलन की आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष पे किया जाता है। तो बेसिकली इस न्यूज़ को अगर आपको पढ़ना है तो ये तो स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से क्या स्टेटमेंट गया था कश्मीर मुद्दे पे ओआईसी के लिए। दूसरा, आपको ओआईसी के बारे में एग्जैक्टली जानकारी होनी चाहिए और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से नॉर्मली यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद एक यहाँ पे न्यूज़ है, छोटा सा न्यूज़ है, बस बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शुरू किया गंदगी मुक्त भारत अभियान। तो अभी से लेकर के 15 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। प्रत्येक जिला में ये अभियान चलेगा और सभी कलेक्टरों को इस अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये अभियान का नाम है गंदगी मुक्त भारत अभियान, जो 1 सप्ताह का अभियान होगा। 15 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। देखो, सेकेंड पेज पे दिल्ली का स्पेशल न्यूज़ होता है। नेशनल कैपिटल यानी दिल्ली के स्पेशल न्यूज़ होता है। नॉर्मली न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, कभी कभी कुछ न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, अदरवाइज हमारे लिए सेकेंड पेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। थर्ड पेज पे राजनीति से बारे में दिया हुआ कुछ न्यूज़ यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, एनजीटी के बारे में, जिसके बारे में मैंने क्वेश्चन दिया था आपको। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तेल कुआं आग मामले में ऑयल इंडिया की आपत्ति खारिज की। सबसे पहले तो हम एनजीटी के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये न्यूज़ भी किस तरह से इम्पोर्टेंट है। देखो, एनजीटी के बारे में मैं लगातार चर्चा इसलिए करता हूँ कि 18 में क्वेश्चन पूछा है, 19 में भी यूपीएससी ने इसमें क्वेश्चन पूछा है और लगातार एनजीटी चर्चा में रहता है। एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के द्वारा हुई थी। तो एक एक्ट संसद ने पारित किया, जिस एक्ट का नाम था राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। तो 2010 के इस एक्ट के माध्यम से एनजीटी की स्थापना की और एनजीटी की चूंकि स्थापना एक एक्ट के माध्यम से हुई है, इसलिए एनजीटी एक सांविधिक संगठन है या वैधानिक संगठन है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, तीनों एक ही चीज़ है। देखो, 2 तरह के संगठन होते हैं। एक तो नॉर्मली संवैधानिक संगठन होता है। संवैधानिक संगठन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वैसे संगठन को कहा जाता है जिसका जिक्र भारत के संविधान के किसी आर्टिकल में हो। और दूसरा होता है सांविधिक संगठन यानी स्टैट्यूटरी बॉडी यानी वैधानिक संगठन, वैसे संगठन जिसका निर्माण संसद के किसी एक्ट के माध्यम से हो, उसे स्टैट्यूटरी बॉडी यानी सांविधिक संगठन कहा जाता है। तो एनजीटी क्या है? एक सांविधिक संगठन, स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनजीटी की स्थापना के साथ
भारत विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल को स्थापना करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। यानी एक ऐसा देश जिसका पर्यावरण को लेकर के एक अपना स्पेशल ट्रिब्यूनल हो, इस तरह का दुनिया का तीसरा देश बन गया है। पहला देश ऑस्ट्रेलिया था, दूसरा देश आपको न्यूजीलैंड था और तीसरा देश इंडिया बन गया है जो एनवायरनमेंट पे स्पेशल जिसके पास ट्रिब्यूनल है। एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसके रीजनल कार्यालय हैं। एनजीटी में एक नियम है कि अगर एनजीटी के पास कोई भी केस आएगा, एनजीटी के पास अगर कोई भी केस आएगा तो उसका 6 महीने के अंदर एनजीटी निपटान करेगा, 6 महीने के अंदर उसका सॉल्यूशन करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोविजन एनजीटी में किया गया। साथ ही साथ 7 इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसमें सुनवाई एनजीटी कर सकता है। कौन सा एक्ट है? पहला तो है जल प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम 1974 और दूसरा है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर सेस अधिनियम 1977। तीसरा है वन संरक्षण अधिनियम 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। चौथा है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। पांचवा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। छठा है लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। सातवां है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, जैव विविधता अधिनियम 2002। तो ये जो 7 एक्ट हैं, अगर इसका कहीं भी उल्लंघन होता है तो वहाँ पे एनजीटी सख्त होगा, वहाँ पे एनजीटी एक्शन ले सकता है। तो क्या ऐसे भी एक्ट हैं जहाँ एनजीटी एक्शन नहीं लेता है? तो बिल्कुल ऐसे भी एक्ट हैं। 2 इंपॉर्टेंट एक्ट को एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया, इसका उल्लंघन होगा, एनजीटी कोई एक्शन नहीं लेगा। पहला एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और दूसरा है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006। ये 2 जब एनजीटी की आलोचना आपको लिखना हो तो ये 2 महत्वपूर्ण एक्ट हैं जिसके उल्लंघन पे एनजीटी एक्शन नहीं लेगा, इसको एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया। और यही कारण है कि आपने सुना होगा कि कुछ जगह बाघ मर रहे हैं, कुछ जगह शेर मर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में भी एनजीटी एक्शन नहीं लेगा क्योंकि वन्यजीव से संबंधित एक्ट को एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया। तो देखो, इतना बेसिक इंफॉर्मेशन आपको एनजीटी के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब देखो, अब 2 चीज़ें यहाँ पे हैं। पहली बात क्या है कि एनजीटी का यहाँ पे जो आग लगा है, कहाँ पे? असम में जो कुआं तेल में आग लगा है, तो उस पर एनजीटी क्यों एक्शन ले रहा? और दूसरा बात क्या है कि अगर विशाखापत्तनम में जो रासायनिक फैक्ट्री में दुर्घटना हुई है वहाँ भी एनजीटी एक्शन ले रहा है। तो आप ये जानकारी आपको होना चाहिए कि आखिर एनजीटी यहाँ पे एक्शन क्यों ले रहा है, किस एक्ट के तहत कुआं में अगर आग लगी है या कहीं पे रासायनिक दुर्घटना हुआ है तो वो किस एक्ट के तहत आता है ताकि वहाँ एनजीटी एक्शन ले रहा है। देखो, इस तरह की चीज़ें जो है ये इस एक्ट के तहत आती हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाया गया और उसमें जोड़ा गया ये सारी की सारी बातें। उसमें जोड़ा गया है कि अगर आग लगेगा कहीं पे, रासायनिक दुर्घटना होगी या कुछ अन्य चीज़ें जो होगी, उनका प्रावधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था और इसी के तहत एनजीटी एक्शन ले रहा है। यानी ये जो है तेल के कुआं में जो आग लगा है ये डायरेक्टली तौर पे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन है और यही कारण है कि यहाँ पे एनजीटी एक्शन ले रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि एनजीटी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी प्राप्त हो गया होगा। और इतना से ही यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आप देखोगे तो मैंने जो जानकारी आपको दिया है इसी जानकारी से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। देखो, यहाँ से क्या है, विश्वविद्यालय को खोलने पे 15 के बाद हो सकता है फैसला।
यहाँ पे जो ये संस्था दिख रहा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा औपचारिक तौर पे इस संस्था की नींव रखी गई थी, जिसकी विधिवत शुरुआत 1956 में होता है। तो यूजीसी की नींव रखी गई 1953 में, स्थापना हुआ 1956 में। इसका काम क्या है? इसका काम है कि जितने भी देश की यूनिवर्सिटी हैं उस यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करना, उसको नियंत्रित करना, वहाँ को एग्ज़ाम वगैरह जो होगा सारी चीज़ को रेगुलेट और नियमित और नियंत्रित करने का काम यूजीसी करती हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करती हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और साथ ही साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पुणे में, भोपाल में, कोलकाता में, हैदराबाद में, गुवाहाटी में और बेंगलुरु में। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में जानकारी होना चाहिए। और लगातार चर्चा में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। चुनाव को लेकर असमंजस में निर्वाचन आयोग। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, कोरोना बिहार में मैटर बढ़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में चुनाव होगा या नहीं होगा, निर्वाचन आयोग असमंजस की स्थिति में है। तो हमें निर्वाचन आयोग के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप जाकर के लक्ष्मीकांत के बुक से निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ सकते हो, काफ़ी क्लियर दिया हुआ है वहाँ पे। तो निर्वाचन आयोग, अभी कुछ समय पहले मैंने चर्चा किया था, 2 तरह की संस्था, एक संवैधानिक संस्था और एक सांविधिक संस्था। हमने कहा था कि एनजीटी जो है सांविधिक संस्था है, चूंकि संसद के एक एक्ट के माध्यम से एनजीटी का स्थापना हुआ है। लेकिन निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग का जिक्र है। और कहाँ पे जिक्र है? तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 29 तक निर्वाचन आयोग के जिक्र है, इसलिए यह एक संवैधानिक संस्था है, चूंकि संविधान में इसका जिक्र है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई है और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम में पूछा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। निर्वाचन आयोग की जब स्थापना हुआ 1950 में, तो 1950 से लेकर के 1989 तक इसमें सिर्फ एक सदस्य था। और उसके बाद 1989 में 16 अक्टूबर 1989 को इसमें 3 सदस्य हो गया, तो 1+2 हो गया, यानी एक इसके अध्यक्ष होंगे और 2 इसके सदस्य होंगे, राइट। अब देखो, इसके कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या तो 65 वर्ष की आयु हो जाए या 6 वर्ष हो जाए कंप्लीट, जो पहले हो वहाँ तक इनका कार्यकाल होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान दर्जा इसको प्राप्त है, समान वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जितना वेतन भत्ता मिलता है उतना इनको मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो है, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको, कि 1+2 यानी एक अध्यक्ष होंगे, 2 इसके सदस्य होंगे, दोनों को समान वेतन मिलता है, समान भत्ता मिलता है, समान शक्ति मिलता है। लेकिन इसको हटाने की प्रक्रिया में थोड़ा अंतर है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो इसके अध्यक्ष होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बोलिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोल लीजिए, इसको जो है उसी तरीका से हटाया जा सकता है जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, राइट। उसका संसद में इनिशिएशन होता है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो इसके अध्यक्ष होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है या मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उनको हटाने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान ही इसको हटाया जा सकता है। जिस तरह से उनको हटाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, उसी प्रक्रिया के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। लेकिन ये जो 2 सदस्य हैं,
इनको राष्ट्रपति हटा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त के रिकमेंडेशन पे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आप इनको हटा दीजिए, राष्ट्रपति इनको हटा देगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको जानकारी होना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही हटाया जा सकता है और अन्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश पे हटाया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त के रिकमेंडेशन के आधार पे। तो बेसिक इतना इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। साथ ही साथ और जानकारी अगर आपको प्राप्त करना है तो अभी तक चुनाव सुधार के लिए भारत सरकार ने क्या क्या किया है, कौन कौन सी समिति बनी है जो चुनाव सुधार पे क्या क्या रिकमेंडेशन किया है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो ये पेज पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। नॉर्मली जो पेज नंबर 4 होता है, कोरोना से चुनौती, अधिक इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कोरोना को लेकर के चर्चा होती है इस पेज पे। पेज नंबर 6 भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ यहाँ पे तो मिल नहीं रहा। ओके, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। पेज नंबर 7 बिजनेस पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला न्यूज़ जो देखो ये है, प्रधानमंत्री कृषि निधि की 6ठी किस्त आज जारी करेंगे प्रधानमंत्री, राइट। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कृषि निधि क्या होता है इसके बारे में जानना हो चाहिए आपको। देखो प्रधानमंत्री कृषि निधि या पीएम किसान योजना या प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि एक ही चीज़ है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट में हुई थी। अब अंतरिम बजट क्या होता है ये जाकर के पढ़ लेना, अपने बजट सेक्शन में पढ़ लेना। तो 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट में इसको शुरुआत हुई और इसको बैक डेट से शुरू किया गया। बैक डेट यानी 1 दिसंबर 2018 से इसको शुरू किया गया और इसके तहत सालाना 6,000 रुपये किसानों को दिया जाएगा। सालाना 6,000 रुपये किसानों को दिया जाएगा, 3 किस्त पे दिया जाएगा, यानी 2,000 रुपये का एक किस्त होगा, 2,000 और 2,000 का प्रत्येक 4 महीने पे दिया जाएगा। इस तरह से एक वर्ष में टोटल 6,000 किसानों को दिया जाएगा। आरंभ में ये लघु किसान और सीमांत किसानों के लिए ही शुरू किया गया था। अब देखो यहाँ पे चर्चा आ गया, चूंकि लघु किसान और सीमांत किसान, और इस पर कई बार स्टेट पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है। लघु किसान क्या होता है, सीमांत किसान क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानो कि सीमांत किसान, जिसे मार्जिनल फार्मर अंग्रेजी में कहा जाता है, वैसे किसान जिसके पास 0 से लेकर के 1 हेक्टेयर तक की जमीन हो उसे सीमांत किसान कहा जाता है। और वैसे किसान जिससे 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक की जमीन हो उसे कहा जाता है लघु किसान, राइट। सीमांत किसान 0 से 1 हेक्टेयर जमीन और लघु किसान 1 से 2 हेक्टेयर जमीन। भारत में 85% से अधिक किसान मार्जिनल और लघु किसान है, सीमांत किसान है या लघु किसान है, यानी जिसके पास जमीन 2 हेक्टेयर से कम है। तो इसको जब शुरू किया गया था तो सिर्फ मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर के लिए शुरू किया गया था। लेकिन 31 मई 2019 को 31 मई 2019 को इसमें देश के सभी किसानों को इसमें शामिल कर दिया गया। यानी देश के जितने भी किसान हैं सबको पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये प्रत्येक वर्ष मिलेगा और इस 6,000 में को 3 किस्तों में मिलेगा, यानी 2,000, 2,000 और 2,000 प्रत्येक 4 महीने पे मिलेगा। और इसके तहत सरकार को 75,000 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय होता है, वार्षिक खर्च होता है। एक वर्ष में 75,000 करोड़ सरकार को खर्च होता है। तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानकारी होनी चाहिए पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में। बाकी ये न्यूज़ एक बार पढ़ लेना आप। देखो ये न्यूज़ जो है ये खास करके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, जो लोग 66वीं के इंटरव्यू देने वाले हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि निर्यात बढ़ाने वाली क्षेत्रों की पहचान करें उद्योग। या मेंस पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मेंस से पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का कहना है कि जो निर्यात बढ़ाने वाले क्षेत्रों की पहचान करे उद्योग।
किस सेक्टर में आप निर्यात अधिक कर सकते हैं, विदेशों में किस सेक्टर की अधिक मांग है, उसकी पहचान कीजिए और उस पर काम कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट डाटा है कि मात्र 10 क्षेत्र में चीन का जो टोटल 70% निर्यात है वो केवल 10 क्षेत्रों तक सिमट गया है। 10 क्षेत्रों में ही काम करके चीन के 70% निर्यात कवर हो रहे हैं। सिर्फ 10 क्षेत्रों में चीन के 70% निर्यात होते हैं, राइट। तो भारत को भी इसकी पहचान करनी चाहिए। इस रूप में आप इसको एक बार देख सकते हैं। देश में एफडीआई माहौल दुनिया भर में सबसे उदार। नीति आयोग का कहना है कि जब कोरोना की संकट हो रही है, कोरोना का संकट क्रिएट हुआ, तो उसके बाद भी भारत में 22 अरब डॉलर का इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में अभी तक 22 अरब डॉलर का एफडीआई भारत में मिल चुका है, क्योंकि भारत की उदार स्थिति है। इस रूप में इसको आप देख सकते हैं, इस रूप में इसको पढ़ सकते हैं। तो कोरोना का अगर पॉजिटिव पॉइंट आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि भारत में जो है एफडीआई बढ़ा है, 22 अरब डॉलर भारत में एफडीआई आ चुका है। कोरोना काल में ही 22 अरब डॉलर एफडीआई भारत में आ चुका है। देखो, संस्कृति के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2 पॉइंट मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा यहाँ पे। देखो, जिस समय में ये भाषण हुआ था, उस समय में भाषण के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अपना संबोधन दिया था 5 अगस्त को, उन्होंने जय श्री राम के जगह जय सिया राम कहा। तो उसको लेकर के आज एक आर्टिकल आया। और दूसरी बात क्या है कि भगवान राम जो हैं वो संस्कृति के प्रति हैं, भारत की संस्कृति के प्रति हैं। और इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिक्र भी किया था, यहाँ पे न्यूज़ में भी दिया है कि विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम कंट्री जो है, या जो मुस्लिम संख्या वाला देश है, वो इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया में रामायण का बाकायदा आयोजन होता है, और कई तरह की रामायण का आयोजन होता है, जैसे काकाविन रामायण है, स्वर्णद्वीप रामायण है, योगेश्वर रामायण है, जैसी अनूठी कहानियाँ वहाँ गढ़ी जाती है और इसका आयोजन होता है। साथ ही साथ इंडोनेशिया के जो करेंसी है, उस करेंसी में भारत के देवी देवताओं का चित्र है। आप समझ सकते हो, किसी देश की करेंसी में भारत के देवी देवताओं का चित्र है, जबकि वो विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी है। तो ये इस बात का द्योतक है कि राम जो है एक भगवान ना होके राम एक संस्कृति का पाठ। राम हमें यह भी सिखाता है कि जिस तरह से भगवान राम ने श्रीलंका को जीत लिया, बाली को जीत लिया, लेकिन बावजूद ये दोनों जो राज्य हैं इन्होंने लौटा दिया। श्रीलंका भी लौटा दिया रावण के छोटे भाई विभीषण को, और बाली का जो राज्य था वो भी लौटा दिया सुग्रीव को। तो ये इस बात का द्योतक है कि भारत जो है किसी दूसरे की भूमि पे कब्जा नहीं करता है। जिस तरह से चीन कब्जा कर रहा है, चीन विस्तारवादी रवैया अपनाया हुआ है, उस तरह से भारत जो है विश्व के किसी दूसरे देश की भूमि पे कब्जा नहीं करता है। ये ऐतिहासिक संदर्भ है हमारा, ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। तो इस रूप में एक बार देख सकते हैं, एक बार आपको जानकारी होना चाहिए। हालांकि अयोध्या विवाद लगातार चर्चा में है, तो इससे आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए मैं बता देता हूँ। पहली बात कि अयोध्या विवाद की शुरुआत कब हुई थी। मीर बांकी जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाया था 1528 में, 1528 ईस्वी में ये मस्जिद बना था, बाबरी मस्जिद बना था। दूसरा कि एग्जैक्ट क्या डिस्प्यूट है, और तीसरा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, राइट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको जानकारी होना चाहिए। अयोध्या विवाद क्या है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट क्या था, ऐतिहासिक इसका क्या संदर्भ है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या कहा, लिब्राहम आयोग जो बना था उसने अपने रिकमेंडेशन में क्या कहा था। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानकारी होना चाहिए, यूपीएससी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है।
देखो, भारत से जल समझौते पे विश्व बैंक ने पाकिस्तान को दिया झटका। तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि आपके और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ था 1960 में, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी, अभी जो डिस्प्यूट हो रहा है आप दोनों इसको मिलकर सॉल्व कर लें, हम मध्यस्थता की भूमिका में अब नहीं रहेंगे, राइट। तो थोड़ा सा जानकारी आपको सिंधु जल संधि के बारे में होना चाहिए, जो 1960 में हुआ था। भारत की तरफ से भारत के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, उसके बीच में ये समझौता हुआ था 1960 में। भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे सफल समझौतों में एक है सिंधु जल संधि 1960। वर्ल्ड बैंक ने इसकी मध्यस्थता की थी और इसके माध्यम से जो तीन नदी हैं, सिंधु हो गया, झेलम हो गया और चिनाब हो गया, इसका पानी पाकिस्तान को जाएगा। रावी, ब्यास और सतलज का पानी इंडिया को रहेगा। तो जो टोटल 6 नदी हैं, 6 नदी में 3 नदी सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका पानी पाकिस्तान यूज करेगा। रावी, ब्यास और सतलज का पानी इंडिया यूज करेगा। तो इस तरह से जो सिंधु नदी तंत्र है उसका 80% पानी पाकिस्तान यूज कर रहा है और इसका 20% पानी इंडिया यूज कर रहा है, राइट। तो ये एक सफल समझौता था जिसकी मध्यस्थता किया था वर्ल्ड बैंक ने। और वर्तमान में देखो यहाँ पे डिस्प्यूट क्या है, भारत जो है पाकिस्तान में जो एक बांध बन रहा है जिसका कहा जाता है डायमर पासा बांध, हमने कुछ समय पहले चर्चा किया था आपके साथ कि चीन के सहयोग से इस बांध को बना रहा है। पीओके में यह बांध है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। भारत इसका विरोध करता है। तो डायमर बासा बांध जो पाकिस्तान में बन रहा है, तो इसका भारत विरोध कर रहा है। और साथ ही साथ पाकिस्तान जो है भारत में जो बांध बन रहा है, किशनगंगा परियोजना जो किशनगंगा नदी पे बन रही है, और साथ ही साथ चिनाब नदी पे रतले परियोजना बन रही है, तो इसका विरोध पाकिस्तान कर रहा है, राइट। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो बांध बन रहा है, रतले परियोजना, चिनाब नदी पे किशनगंगा परियोजना, और साथ ही साथ डायमर पासा बांध, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। साथ ही साथ सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ सिंधु नदी विवाद जो क्या था, सिंधु नदी समझौता क्या था 1960 में हुआ था, उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। देखो, लेबनान की मदद पे चर्चा करेंगे दुनिया भर के नेता। आपको पता है कि लेबनान में जो विस्फोट हुआ है काफ़ी लोग उसमें मारे गए हैं, और उसके लेकर के विश्व के नेता इस पर चिंता व्यक्त किया। तो मैं सबसे पहले आपको लोकेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे लोकेशन सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। देखो, ये गूगल मैप से लोकेशन आप देख लेना। ये लोकेशन इसलिए अधिक इम्पॉर्टेंट है कि कई बार लेबनान से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, या किसी एक ऑप्शन में लेबनान जरूर रहता है। तो लेबनान कहाँ है, ये देखो, ये आपको इजराइल दिख रहा है, और यहाँ पे ये सीरिया है, और ये जो है ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। यहाँ पे साइप्रस है, और ऊपर में जो है अन्य कंट्री हैं, आई गेस टर्की होगा, हाँ ये टर्की है। तो सबसे पहली बात कि लेबनान की बाउंड्री किस किस देशों के साथ मिलती है, तो एक तो इजराइल के साथ मिलती है और दूसरा सीरिया के साथ मिलती है। ये जो है भूमध्य सागर को टच करता है, और साथ ही साथ लेबनान की जो राजधानी है वो बेरूत है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेरूत दिख रहा है, तो ये बेरूत जो है लेबनान की राजधानी है। इजराइल और सीरिया को टच करता है, और भूमध्य सागर को ये टच करता है, भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ, राइट। तो इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको लेबनान के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो इस न्यूज़ में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट था आपके लिए लोकेशन। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो, डोंगसा द्वीप, ताइवान ने नौसैनिक भेजे। डोंगसा द्वीप जिसपे ताइवान का कब्जा है, ताइवान का शासन है, लेकिन चीन कहता है कि ये जो है क्षेत्र ये हमारे क्षेत्राधिकार में आता है, राइट। तो ऐसे कई सारे द्वीप हैं इस बार चर्चा में जहाँ पे चीन कब्जा कर रहा है, जहाँ पे चीन का दावा है कि वो उसके क्षेत्र में आता है, और अन्य देश का दावा है कि ये उनके क्षेत्र में आता है। तो चीन का इस तरह से, जिस तरह से डोंगसा द्वीप है, उसी तरह से जापान के साथ विवाद है, दक्षिणी कोरिया के साथ विवाद है,
कई सारे द्वीपों पे, तो वो सारे के सारे जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन नॉर्मली पूछ सकता है कि भारत और चीन और ताइवान के बीच में विवाद का कौन सा द्वीप विवाद का क्षेत्र है, तो उसका आंसर होगा डोंगसा द्वीप। दोनों के बीच में विवाद का क्षेत्र है, ताइवान और चीन के बीच में। देखो ये जो है जीएस मुर्मू हैं, जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर, पहले उपराज्यपाल रहे हैं, और साथ ही साथ भारत के अब सीएजी बनने वाले हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनने वाले हैं। तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जब कैग बन जाएंगे, ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बन जाएंगे, तो उस समय हम डिटेल से डिस्कस कर देंगे इसमें। देखो ये जो पेज है ना, स्पेक्ट्रम, ये पेज आजकल दैनिक जागरण दे रहा है, और ये पेज इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएस पेपर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। खास करके वहाँ पे अगर आप किसी करंट जानकारी को आप अगर देते हैं, एग्जाम में लिखते हैं, किसी केस स्टडी को लिखते हैं, तो वहाँ पे मार्क्स आपको ग्रैब कर देगा, मार्क्स वहाँ पे बढ़ा देगा। तो जीएस पेपर 4 के केस स्टडी के तौर पे इस पेज को आप पढ़ें। ये इंटरव्यू में सहायक हो सकता है, आपका जीएस पेपर 4 में सहायक हो सकता है, और साथ ही साथ निबंध में भी सहायक हो सकता है। तो काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहता है। देखो यहाँ पे जो है तेल रिसाव की घटना, ऑयल स्पिल की घटना लगातार हो रही है, और इसको लेकर के जो मॉरिशस में है आपातकाल लग गया। कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि रशिया में भी एक नदी में तेल अधिक गिरने के कारण उस क्षेत्र में आपातकाल लग गया था। भारत में भी चेन्नई में तेल गिरने की घटना सामने आती है। जब भी इस तरह का शिप जो है जो तेल लेकर आता है, तो ऑयल स्पिल की घटना हो जाती है, तेल रिसाव की घटना हो जाती है। तो इसको लेकर के क्या क्या समाधान है, और एक स्पेशल बैक्टीरिया बना था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो बैक्टीरिया यहाँ पे जहाँ पे तेल रिसाव की घटना होती थी वहाँ पे वो बैक्टीरिया छोड़ दिया जाता था, और वो बैक्टीरिया क्या करता था कि जो तेल है उस तेल को खा करके उस जगह को साफ कर देने का काम करता था। तो इसको लेकर के विश्व की संस्था क्या क्या काम कर रही है तेल रिसाव को लेकर के, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो इतना ही न्यूज़ जो चर्चा में था, इतना ही न्यूज़ इम्पॉर्टेंट था जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। इतना बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में कौन सा अधिनियम नहीं आता है। हमने डिटेल से चर्चा किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एनजीटी के दायरे से बाहर है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।